दोस्तों हाल ही में हो रहे मून मिशंस में इसरो को और दुनिया को इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा है? क्या ऐसा मिल गया है चांद पे जो मून साइंटिस्टों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? दोस्तों नासा के अपोलो के सक्सेस के बाद पूरी दुनिया की तरह इंडिया ने भी सोचा कि क्या इंडिया के पास मून पर लैंड करने की कैपेबिलिटीज है, जिसके लिए चंद्रयान का गठन किया गया। पूरी तैयारी के बाद चंद्रयान 1 को अक्टूबर 22, 2008 एक PSLV रॉकेट की मदद से उड़ान दी गई, जो कि मून के सरफेस पर डायरेक्ट हिट करने गया था और साथ ही साथ एक ऑर्बिटर भी शामिल था। तो इसरो का एक इम्पैक्टर था। ऐसी तैयारी के लिए अप्रैल 2003 में 100 से भी ज्यादा डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा गया था, जो कि डिफरेंट अप्रोचेस को चंद्रयान में लाए थे। चंद्रयान 1 के इम्पैक्टर के मून पर हिट करने से पहले उस इम्पैक्टर ने 100 से भी ज्यादा फोटोज इसरो को भेज दी थी और मून के सरफेस पर फाइनली हिट कर गया, यानी क्रैश कर गया, जिससे जो डिब्रीज निकली थी उसमें मोस्टली वाटर फॉर्म पाया गया था। इसके बाद ये कंफर्म हुआ कि मून पर आइस है, बट इसरो से पहले नासा ने अनाउंस कर दिया था कि मून पर पानी है। दरअसल चंद्रयान 1 में ही नासा ने मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 इंस्ट्रूमेंट को इसरो को मून के ऑर्बिट में छोड़ने के लिए दिया था। अब इस M3 का कंट्रोल तो नासा के पास था, जिससे M3 ने इसरो से पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। इससे ये बात पुख्ता हो गई थी कि मून पर आपको पानी मिलेगा। यहाँ पर M3 ने इंफ्रारेड को मून के सरफेस पर छोड़कर मून पर एक मैप बना लिया था और इंफ्रारेड छोड़ने के बाद मून की सरफेस की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज की वजह से ये पता कर लिया था कि कौन कौन सा एलिमेंट साउथ पोल पर है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी पता कर लिया था कि पानी किस फॉर्म में है, वेपर में है, लिक्विड में है या फिर आइस फॉर्म में है। और ये सब पता करने के बाद पहले मीडिया में पब्लिश कर दिया था। और नासा के इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद इसरो ने भी अपना डेटा पब्लिश किया कि वाटर तो हमने भी मून पर ढूंढा है, और वो भी नासा से पहले। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट किसको मिलेगा? कि यहाँ पे दो तर्क है, एक इसरो के पक्ष में और एक अगेंस्ट में। लाइक इसरो के MIP यानी मून इम्पैक्टर प्रोब ने डायरेक्ट वहां पर जाकर मून पर मॉइस्चर डिटेक्ट किया है, पर नासा का M3 तो रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट था, यानी अर्थ से ही मून पर रिमोटली सेंस कर रहा था। तो इन दोनों में एक बड़ा फर्क है, जो कि इसरो के पक्ष का पॉइंट है। और G माधवन नेयर जो उस समय इसरो के चीफ थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें सबसे पहले पता चला कि मून पर वाटर है, बट वहां पर कुछ कैलिब्रेशन एनॉमलीज की वजह से हम अपने रिजल्ट पब्लिश करने की पोजीशन में नहीं थे। इसकी वजह से पूरा क्रेडिट नासा का M3 ले गया। अब ये कंट्रोवर्सी की तरह उठता है बार बार मीडिया में कि क्रेडिट तो इसरो का है, तो नासा को कैसे मिला? लेकिन नासा का जो डेटा था वो लेट में रिसर्च हुआ था, ज्यादा एक्यूरेट था और सबसे पहले पब्लिश हुआ था। इसकी वजह से क्रेडिट नासा के M3 को मिला। बट यहाँ पर किसने सबसे पहले चांद पर पानी को ढूंढा था, उसके लिए सबसे जरूरी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे आगे था, जिसमें इसरो का MIP सबसे पहले जाके टकराया था। अकॉर्डिंग टू इसरो उसी वक्त इसरो को मून पर मॉइस्चर होने के गेसेस मिल गए थे। बट हम सबको अगर एक नजरिए से देखें एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी, तो इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हम लोगों को होना चाहिए कि वाटर ऑन द मून मिला है। जैसा कि मैंने बताया कि जब इसरो का मून इम्पैक्टर हिट करने के लिए जा रहा था, उसने जब मून को हिट किया तो जो डिब्रीज हवा में उड़ी थी वो मोस्टली वाटर ही थी। इसी तरह से नासा ने दोबारा 2019 में इसके लैडी मिशन से आउटर स्पेस के माइक्रो म्यूटेराइड के मून के सरफेस पर टकराने से, मून के साउथ पोल पर टकराने से जो डिब्रीज हवा में उड़ी थी उससे भी वाटर की डिब्री उड़ी थी। इसे 2019 में नासा के लैडी ने दोबारा वाटर डिटेक्ट किया। और एक बार फिर 2020 में भी नासा के सोफिया ने इंफ्रारेड कैमरा की मदद से, वही कैमरा जो चंद्रयान 1 में M3 में लगा था, जो कि इंफ्रारेड वेव्स छोड़ती हैं, जो चीजों से टकराती है और वापस मुड़कर आती है, जिससे उन प्रॉपर्टीज की मैपिंग हो पाती है। तो सोफिया ने अपने इंफ्रारेड कैमरा की मदद से मून के साउथ पोल पर कैल्विस क्रेटर का मतलब होता है एक गड्ढा जो कि आउटर स्पेस से आए हुए किसी एस्टेरॉइड की वजह से बना होगा, उस क्रेटर के अंदर डिटेक्ट किया है। और ऐसे क्रेटर्स नहीं चंद्रयान 1 में भी वाटर डिटेक्ट किया गया था। यहाँ पे मोस्टली साइंटिस्टों का अनुमान है सारा पानी क्रेटर्स के अंदर ही होगा। बाय द वे चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने शुरुआत से 312 दिनों तक ऑर्बिट किया और 3400 से ज़्यादा ऑर्बिट करके कई सौ फोटोज भेजी थी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा डिटेल मिल पाई थी। बट क्या सच में देखिएगा, किसी साइंटिफिक माइंडसेट से आप सोचोगे तो ज़्यादातर आप ना ही बोलोगे कि मून पर वाटर नहीं हो सकता है। 1969 में जब अपोलो 11 हुआ था और एस्ट्रोनॉट्स मून सरफेस की मिट्टी जो धरती पर लेकर आए थे, तो वहाँ पे बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी थी कि जो मून की मिट्टी है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई है, वहाँ पर खेती करना नामुमकिन है, पानी तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो मून का सरफेस है उसका टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी आज के टेम्परेचर से लगभग 100 डिग्री ज्यादा। अब इस टेम्परेचर में पानी मून के सरफेस पर होना तो इम्पॉसिबल लगता है, और वहीं भी जब सबसे दूर होता है मून पे, तो वहाँ का टेम्परेचर -173 डिग्री तक चला जाता है। बट यहाँ पे एक लॉजिक 1960 से भी चला आ रहा है कि शायद हो सकता है
कि मून के ऊपर साउथ पोल साइड पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, यानी जो मैंने आपको अभी बताया था, बहुत सारे गड्ढे। उन्हीं बड़े बड़े गड्ढों में कुछ जगहें ऐसी हैं जो उन्हीं गड्ढों की शैडो से यानी परछाई से कवर हो जाती हैं। इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे रहा होगा, तो हो सकता है वहाँ पे पानी हो। यानी अगर वहाँ पे पानी हो तो हमें मून के साउथ पोल साइड पर उन गड्ढों पर रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ कुछ पता चल जाए। ऐसा गेस साइंटिस्टों को बहुत पहले से था। अब चंद्रयान मिशन के बाद जब आइस की फोटोज भेजी गई तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ये गेस मारने लगे, तो लगभग कितना पानी हो सकता है मून के सरफेस पर। जिससे ये अनुमान लगाया गया कि 600 बिलियन किलोग्राम आइस मून के साउथ पोल पर है। और एक स्केलेटन क्रिएटर जिसे नासा के ल्यूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर ने पता लगाया था इस गड्ढे के बारे में, और इसी क्रिएटर गड्ढे के पास चंद्रयान का इम्पैक्टर गया था। इसे पता चला कि इसी में सिर्फ 22% वाटर ही आइस फॉर्म के रूप में है, और ये भी साउथ पोल पर ही है। इसरो ने अपने चंद्रयान सीरीज के लिए साउथ पोल ऑफ द मून को इसीलिए चुना है। अब चंद्रयान 3 या चंद्रयान सीरीज में हमें सॉफ्ट लैंडिंग करना है, वो भी साउथ पोल पर, जिसे ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लैंडिंग साइट के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर दुनिया के मिशन सेंट्रल बैंड पर ही हुए हैं, और इंडिया पोल्स के काफ़ी क्लोज जा रहा है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, मल्टीपल क्रेटर्स हैं। बट हमारे रोवर के लिए लैंडिंग साइट एकदम प्लेन सरफेस की ज़रूरत होती है, जो रोवर को क्रैश होने से बचा सकता है। चंद्रयान 2 यही क्रैश कर गया था कि लास्ट टाइम पे देख के पता करना था कि कहाँ लैंड करना है, बट लास्ट टाइम पे डेटा ही मिलना बंद हो गया था। और यही इस मिशन को और भी ज़्यादा कठिन बनाता है, जो उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। बाय द वे, चंद्रयान 2 ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा की मदद से लास्ट में प्लेन सरफेस की पिक्स इसरो को भेज दी थी, जिसे इस बार हमें पहले से मालूम है कि कहाँ लैंड करवाना है। तो ये लैंडर का मेन काम था, जिसे चंद्रयान 2 ने ही सॉल्व कर दिया था। इसे चंद्रयान 2 पर इसीलिए फोकस किया गया था क्योंकि सबसे पहले 2013 में ही हो जाता, बट लास्ट टाइम में रसिया ने धोखा दे दिया, तो इसरो को खुद का लैंडर डिजाइन करना पड़ा। और 2019 में हमने मून मिशन भेजा था, क्योंकि कहाँ है पानी और कितना पानी है एग्जैक्टली ये पता लगाने के लिए। और लास्ट टाइम में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से चंद्रयान 2 का रोवर और लैंडर दोनों मून के सरफेस पर क्रैश हो गया था। हम मून के बारे में जानकारी जुटाने गए थे। सेकंड फेज में सबसे जरूरी चीज सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च से हम मून को डिटेक्ट करने वाले थे। जैसे कि चंद्रयान 2 और 3 का मेन गोल है फेज 3, जिसमें चंद्रयान 4 और 5 इनके ऊपर काम होगा, जिसमें चंद्रयान 5 में 1 से 1.5 मीटर मून के सरफेस पर ड्रिलिंग करके सैंपल एक्सट्रैक्ट करना है। उसके साथ जो चंद्रयान के साथ रोवर जाएगा वो मून पर एक वोल्केनिक और टेक्टोनिक एक्टिव साइट पर फोकस करने के लिए जाएगा। बाय द वे, सारी चीजें चंद्रयान 3 के सक्सेस पर ही डिपेंड होंगी। दोस्तों, इसरो का चंद्रयान मिशन एक बहुत ही होपफुल और सक्सेसफुल मिशन था, जो आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए या फिर फ्यूचर मिशंस के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होने वाली है। 1969 के बाद तो साइंटिस्टों ने होप खो दी थी कि हम कभी मून पर रह भी पाएंगे कि नहीं, पर चंद्रयान ने हमारे सपनों को दोबारा जिंदा किया। इसकी वजह से इंसान दोबारा चांद पर जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस के लिए चैनल को एक बार विजिट कर लीजिए। रॉकेट साइंस बेस्ड वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।